नमस्कार, राष्ट्रवाद में स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। भारत में सेकुलरिज्म का रोना रोने वाले कुछ दल तालिबानी सरकार का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान परस्ती थी और अब तालिबान की आतंकी सरकार के शरिया कानून का समर्थन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला तालिबान की आतंकी सरकार को बता रहे हैं कि उन्हें कैसे सरकार चलानी। भारत में सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले इन नेताओं का असली नकाब अब उतर गया। ये कह रहे हैं कि तालिबान शरिया कानून और इस्लामी उसूलों से सरकार चलाए। पहले इनका बयान आपको सुनवाते हैं। मैं ये समझती हूँ कि तालिबान एक हकीकत बन के सामने आ रहा है और उनको चाहिए कि जो उनकी जो पहली बारी में उनकी जो इमेज बनी है वो बहुत ही इंसानों के खिलाफ थी, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के खिलाफ थी। और अब की बार अगर वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं अफगानिस्तान में, तो उन्होंने वाकई जो इस्लामी जो शरिया जो कहता है असली, ये नहीं जो वो कहते हैं, जो हमारे कुरान शरीफ में है, जिसमें औरतों के हुकूक हैं, औरतों के राइट्स हैं, बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं, और किस तरह गवर्न करना चाहिए, जो मदीने का हमारा मॉडल रहा है हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अगर वो वाकई उस पर अमल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। देखिए, अफगानिस्तान एक अलग मुल्क है और उन्हें अब उस मुल्क को संभालना जो वहाँ पे आए हैं। मैं ये उम्मीद करूँगा कि वो इंसाफ हर एक से करेंगे और एक अच्छी हुकूमत चलाएंगे जिसमें वो इंसानी हकूक़ को मद्देनज़र रखेंगे और इस्लामी उसूल पे चलाएंगे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए हर मुल्क के साथ अपने दोस्ताना ताल्लुक पैदा करने की। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला के बयान से इनकी कट्टरवादी तालिबानी सोच साफ दिखाई दी। तालिबान का समर्थन करने वाले नेताओं पर बीजेपी ने करारा हमला बोला। मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहूंगा कि तालिबानी सरकार के कौन सी मॉडल की वो बात कर रहे हैं? क्या वो सरकार जो उन्होंने 20 साल पहले दी थी, यहां पर वहां पर हिंदू और सिखों को मार भगाया, यहां से वहां की महिलाओं को प्रताड़ित किया और विरोधियों को समाप्त किया? या वो सरकार जो कि ISIS देना चाहती है? या पाकिस्तान में जो इस्लामिक रूल है उसकी बात फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं? अरे फारूक साहब, बहुत विडंबना है कि जहां मुस्लिम माइनॉरिटी में होता है तो वहां तो आप सेकुलरिज्म की बात करते हो, और यहां मेजॉरिटी में वहां इस्लामिक रूल की बात करते हो। तो अफगानिस्तान में तालिबानी राज होने के बाद महिलाओं के ऊपर कई तरह की पाबंदियां लगा दी गई। महिलाओं से कई हक छीन लिए गए जिनके लिए आज वो सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, तालिबानी पत्रकारों का भी दुश्मन बन चुका है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं कि कैसे पत्रकारों को पीटा गया, कोड़े बरसाए गए इन पत्रकारों पर। यह है तालिबान जो इंसानियत का दुश्मन है। भले ही तालिबान बड़ी बड़ी बातें कर रहा हो, लेकिन सच्चाई इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। तालिबान के खिलाफ सच्चाई लिखी तो पत्रकारों की खाल खींच दी। तो दूसरी ओर अब तालिबान का सगा पाकिस्तान भी उसी की राह पर चल पड़ा है। पड़ोसी मुल्क में भी अब तालिबान की तरह महिलाओं पर कई तरह की रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान की संघीय शिक्षा निदेशालय यानी FDE ने एक अधिसूचना जारी की और अधिसूचना जारी करके महिला शिक्षकों के जीन्स और टाइट कपड़े पहनने पर रोक लगा दी गई। पुरुषों के जीन्स पहनने पर रोक लगा दी गई। हमारे देश में महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता तालिबान सरकार का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि सवालों से घिरी महबूबा अब अपने बयान पर सफाई देने की कोशिश तो कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है, लेकिन एक और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत में पूरी तरह ध्रुवीकरण हो चुका है और इस्लामोफोबिया काफी बढ़ गया है। मुसलमानों से अक्सर ये उम्मीद की जाती है कि वो हर बार हिंसा के साथ ना खड़े होने का सबूत दें। ऐसे में सवाल ये कि काबुल में आतंकी सरकार, तालिबान परस्त गुपकार गैंग, महबूबा अब्दुल्ला को चाहिए क्या शरिया वाली सरकार? सवाल यह भी कि भारत में सेकुलरिज्म का दिखावा, तालिबान का शरिया फिर क्यों भाया? काबुल में कब्जे वाली साजिश और कश्मीर में चाहिए मौका। ये तमाम वो सवाल जिनके जवाब हम तलाशना चाहेंगे
हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ आपसे कराते हैं। सरदार आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। अमित रैना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। इफरा जान जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। वकार भाटी हमारे साथ हैं, कश्मीरी नेता है। और सनम शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले इफरा जान, मेरा सवाल आपसे कि अब तो सारी शर्मो हया, सारे लिहाज हट गया, अब तो जो पर्दा था वो भी हट गया। अब तक आतंकवाद का समर्थन जो करते थे, अब वो सीधा तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। और ये सवाल मुझसे है? जी जी जी, देखिए, पहली बात, जब आप फारूक अब्दुल्ला जी का स्टेटमेंट साफ साफ तौर पे सुनते हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने तालिबान को कहीं पे एंडोर्स नहीं किया है। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं तालिबान जो है महिलाओं के राइट्स की इज्जत करें, अपने माइनॉरिटीज के राइट्स की इज्जत करें और सभी कंट्रीज के साथ अच्छे से रहें। अगर मैं आपको याद दिला देती हूँ, पिछले एक हफ्ते पुरानी बात है, हमारे जो एम्बेसडर है, एम्बेसडर मित्तल, वो तालिबान के पास एक मेमोरेंडम लेके गए थे, जिसमें एम्बेसडर मित्तल ने बीजेपी की सरकार की तरफ से ये सारे पक्ष रखे थे और कहा था कि प्लीज देखिए, महिलाओं के राइट्स की इज्जत कीजिए, फॉरेन रिलेशंस की इज्जत कीजिए और सभी अच्छे से रहिए। तो क्या जब यही चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है तब आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब यही चीज एक मुसलमान कहता है तब मुसलमान विलन बन जाता है। ठीक है इफरा जान, अब यहाँ पर आपको रोकना जरूरी है। फारूक अब्दुल्ला से सवाल इसलिए नहीं कि मुसलमान है, अगर वो किसी और धर्म के होते और ये बात कह रहे हो तो सवाल उनसे भी हो रहा होता। तो उसमें धर्म को आपको बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है, आप डायमेंशन चेंज ना करें। मुझे बताइए कि शरिया कानून का समर्थन वो क्यों कर रहे हैं? आपको उम्मीद है कि तालिबान बहुत अच्छे से पेश आएगा? अगर आपको शरीयत कानून से इतनी ही दिक्कत है तो आप सऊदी अरेबिया से रोज गले क्यों मिलते हैं? जिस दिन आपने आर्टिकल 370 को तोड़ा, तब तो आप ही के चैनलों पे सुबह से शाम तक प्रोपेगेंडा चलता था कि इतने सारे इस्लामी देशों ने मोदी जी का समर्थन किया है। तब तो आप इस्लामी देशों के गले लगे पड़े थे कि इस्लामी देश हमारे साथ है। जी, आज वही इस्लामी देश जो है, वही इस्लामी कानून विलन बन जाता है। हाँ। चित भी मेरी और पत भी मेरी। अब मुझे बताइए फराजान, चलिए अब मैं आप ही की बात कर लेता हूँ। आप जिस शरिया का समर्थन कर रही है मैं आप ही की बात कर लेता हूँ, उसके बाद में चलूंगा बाकी मेहमानों के पास। मुझे बताइए जरा, कौन से इस्लामिक देश में ऐसा है कि 10 साल से ऊपर की लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती? कहां ऐसा है कि महिला दफ्तर में काम नहीं कर सकती? कहां ऐसा होता है कि महिलाएं पुरुषों के बिना घर से बाहर नहीं निकल सकती? कहां ऐसा होता है कि पुरुष दुकानदार से महिलाएं बात नहीं कर सकती? कहां ऐसा होता है कि महिला अगर बाहर निकल जाए तो उसको चौक पे बैठाकर कोड़े मारे जाएं? बताइए जरा। देखिए, जब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात होती है ना और जर्नलिस्ट के फ्रीडम की बात होती है, नहीं मैडम सुनिए, बीजेपी की सरकार से तो ये बात नहीं करनी। मैंने आपसे सवाल पूछा, आपने कहा कि फलाना देश से आपने कुछ नहीं पूछा, वो फलाना देश शरिया कानून का समर्थन करता। मुझे बताइए ना कि ये शरिया कहां लागू है? ये शरिया तालिबान में लागू है। जिस तालिबान के शरिया के समर्थन कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूं मैं। जी, वही तो हम सभी लोग तालिबान को बोल रहे हैं। वही तो हमारी सरकार ने तालिबान को बोला कि जर्नलिस्ट को रिस्पेक्ट करो। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग जर्नलिज्म के लिए बहुत परेशान रहते हैं जब काबुल में जर्नलिस्ट के साथ कुछ होता है। आज हमारे देश में कश्मीर में 4 जर्नलिस्ट को पुलिस ने पकड़ के लिया है। क्या आप उन 4 जर्नलिस्ट के लिए बात करेंगे? मैडम बड़ी हैरानी होती है कि मैं बात करता हूं पूरब की, आज आप पहुंच जाते हैं पश्चिम में। आपने पहले शरिया कानून की बात की, आपने कहा कि फला देशों में शरिया कानून लागू है। मैंने आपको बता दें कि शरिया कानून का तालिबान के लिए क्या मतलब है। अब आप बात करने लगे पत्रकारों की, मैं उसके ऊपर बात करूंगा, आप बात करेंगे कुछ और की। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। मैं चाहूंगा वकार भाटी बताएं इस बात को। वकार भाटी बताइए जरा कि तालिबान के अंदर कानून न मानने की जो सजा है आपके सामने दोहरा देता हूं मैं, कि नेल पॉलिश लगाने पर बच्ची का अंगूठा काट दिया, तालिबान लड़ाकों के लिए महिलाओं को दासियां बना दिया गया, सरेआम उनको कोड़े मारे जाते हैं, सरेआम पत्थरों से पीटकर हत्या की जाती है, चौराहे पर फांसी दी जाती है, चोरी करने पर हाथ काट दिए जाते हैं। इससे शरिया कानून का समर्थन कर रहे हैं क्या महबूब मुफ्ती? सर एक बात तो मुझे ये पहले बताइए, जी, ये जानकारी इंडियन मीडिया के पास ही है, बाकी दुनिया की मीडिया के पास तो कोई जानकारी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन मीडिया इतना परेशान क्यों है। उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है तालिबान में, किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही। अगर आपको दोस्ती बेहतर करनी है तालिबानियों के साथ तो आप वो करिए। अरे सर मुझे बता दीजिए ना, मैं तो महबूब मुफ्ती के ऊपर सवाल पूछ रहा हूँ। एक डिप्लोमेट के तौर पर आपको नहीं बुलाया सर, एक कश्मीरी नेता के तौर पर बुलाया आपको। एक कश्मीरी नेता के तौर पर मुझे बता दीजिए कि महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला क्या इसी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं क्या? इसी शरिया कानून का समर्थन कर रहे हैं क्या?
मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कहते हैं, वो उनके प्रवक्ता बताए होंगे, आप उनसे पूछिएगा। ठीक है सर। बयान तो सर आपने सुना होगा ना, अगर आपने नहीं सुना तो एक बार सुनवा देता हूं मैं आपको। कश्मीरी नेता है, कश्मीरी आवाम की आप बात उठाते हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि तालिबान ने जो अफगानिस्तान में सरकार बनाई है उनका हक है, उनका राइट है, क्योंकि उनका मुल्क है, वो जो चाहे जैसा चाहे वो उनको करना चाहिए, उनको उनके ऊपर ही उनका। नहीं, मुझे बताइए कि पूरी दुनिया में जितने छटे हुए आतंकवादी हैं, जितने कुख्यात आतंकवादी हैं, वो सारे सरकार के अंदर शामिल हैं। आप कह रहे हैं कि उनका हक है सर छटे हुए। अगर महिलाओं के साथ बदसलूकी कर करके, उनके साथ दुष्कर्म करके, गोली के नोक पर, बंदूक की नोक पर सरकार बनाने की कोशिश वहां की गई, तो ये मंजूर है आपको? सब छटे हुए गुंडे जो है ना, वो इंडिया सब छटे हुए गुंडे यहाँ भी बैठे हैं। वकार भाटी साहब, आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक और कश्मीरी नेता, कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, अमित रैना। बताइए जरा कि अगर आज की तारीख में जिस शरिया कानून के मैं बार बार बता रहा हूं कि उस कानून में होता क्या है, अगर महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला उसी का समर्थन करने में लगे हुए हैं, तो पीछे का हिडन एजेंडा क्या है? नहीं, समर्थन क्या 370 क्या था? 370 शरिया बनाने की प्रक्रिया थी जम्मू कश्मीर में, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त कर दिया। तो ये तो पुरानी इच्छा है। अब शरिया के हिसाब से चलेंगे तो दुनिया में तो कोई और धर्म बचेगा ही नहीं। 2 ही धर्म की इजाजत है दिम्मी स्टेटस में रहने की, अहले किताब जिसे कहते हैं, वो जूस और क्रिश्चियन को लेकर बाकी धर्मों को तो वो आजादी भी नहीं है, आपको मुसलमान बनना ही बना है। और ये कैसा शरिया और कैसा सपोर्ट है जिसमें 10 साल की लड़कियों को आप जब चाहे उठा के ले जाएं, 10 से 45 साल की लड़कियां आपके लिए सेक्स स्लेव हैं। ये कैसा शरिया है जहां पे औरतों को काम न करने दिया जाए? अभी आज ऑर्डर आ गया कि स्पोर्ट्स नहीं खेलने देंगे। ये कैसा शरिया कि जहां वो सरकार में नहीं आती हैं? ये शरिया थोड़ी ना है, ये अवमानता की सीमा है। और ये सब लोग जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं आज, ये शरिया करे जा रहे हैं। मुझे 57 मुसलमान देश है, एक मुसलमान देश बता दे जहां का इनको लगता है आइडियल शरिया हो। आइडियल शरिया नाम की कोई चीज ही नहीं हो सकती, और वो इसलिए भी फ्लॉप हो गया क्योंकि जो शरिया का कॉन्सेप्ट है वो मानवता के पैरामीटर्स में कहीं बैठता ही नहीं है। और ये समर्थन करे जा रहे हैं उस सरकार को लेकर जहां हर दिन कोई ना कोई मारा जाता है, हर दिन कोड़े बरसा जाते हैं, एक प्रेग्नेंट औरत को गोली मार दी जाती है। अगर ये शरिया तो हमें माफ करिए, भगवान बचाए इस शरिया से पूरी दुनिया को और खासकर अफगानिस्तान को। जी, ये महबूबा मुफ्ती की, ये देखिए महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला की ये इंटेंशन ही ऐसे हैं। आप कहते हैं जी पूरा हिंदुस्तान सेक्युलर रहे, मगर 370 हमको दे दीजिए, क्यों? ताकि हमारा नहीं, ये बात आपने बिल्कुल बजा उठाई सर। तो विशाल मिश्रा जरा बताइए कि जब भारत में रहते हैं तो सेक्युलरिज्म की दुआएं देते हैं, वहां इनको चाहिए कि शरिया कानून हो। देखिए आनंद जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य विषय है कि रहना हिंदुस्तान में और बात हो रही है, सपोर्ट कर रहे हैं तालिबान का। ये जितने तालिबान के खुशी में ताली बजाने वाले लोग हैं, मैं इसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके लिए शरिया यही है? क्या आपके लिए शरिया यही है? जो महिलाओं के साथ हो रहा है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा, वो आपको नहीं दिख रहा। आप कह रहे हैं कि शरिया कानून होना चाहिए। अरे ये बताइए, और दूसरी बात ये, आप जब जम्मू कश्मीर में जब वहां से लाखों हिंदुओं को आपने वहां पे मासकेयर करवा दिया था, क्या आप विशाल मिश्रा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मैं वापस कोशिश करूंगा कनेक्शन रीएस्टेब्लिश करने की, वापस संपर्क करेंगे आपसे ताकि आपकी आवाज बेहतर तरीके से हम तक पहुंच पाए। सनम शाह, मुझे एक वजह बता दीजिए सनम शाह, आप इस बात को लेकर कि शरिया कानून का समर्थन किया जाए, तालिबान के गुण गाए जाएं, मुझे एक वजह बता दीजिए कि भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए? सवाल है थैंक यू सर। बीजेपी की प्रवक्ता जो है ये इफ्रा जान जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल ये सनम शाह से है। आपका नाम सनम शाह? इफ्रा जान, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मेरा सवाल ये सनम शाह से, उसके बाद मैं सीधा चलूंगा सरदार आरपी सिंह के पास। जी सनम शाह बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर की और हिंदुस्तान के लोगों को कहना चाहता हूं, देखें सुने, अफगानिस्तान में जो है आप कह रहे हो शरिया कानून बन रहा है, ठीक है सर। सबसे बड़ी बात है, इसमें हैरानगी होती है, आप लोग तालिबान को सीरियस नहीं ले रहे हो। हिंदुस्तान के चैनलों ने मजाक बना के रखा है, तालिबान बेवकूफ है, अनपढ़ हैं, जाहिल टक्कर हैं। सर आप मुझे इतनी बात बताओ, अगर तालिबान कुछ भी नहीं है तो आप तालिबान पर डिस्कस क्यों कर रहे हो? आप शरिया कानून की बात छोड़ो सर, वहां की बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। आपको पता है दिल्ली में
आज से 15-16 दिन पहले एक साबिया सफी बच्ची के साथ क्या हुआ है? क्या ये यहाँ तालिबान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर? आपको उन देशों की टेंशन है, वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे ऐसा हो रहा है। अब कल जब लोग तालिबान, सनम शाह, मेरे पास वजह है कि मैं तालिबान के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और वजह बताता हूं कि भारत में रहने के बाद जो लोग तालिबान परिस्थिति दिखा रहे हैं, मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन जो लोग गुणगान कर रहे हैं उनके पास क्या वजह है? मुझे बताइए ना जरा। कौन दिखा? आप मुझे बताए ना, मुझे एक चीज बताए। मैं सिर्फ एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए सर। तालिबान शरिया कानून बनाने चाहता है, सर हमारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है यार? उनका मुल्क क्या वो जाने। सर वो चाहे जो करें, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इससे है कि यहां रहने के बाद महबूबा मुफ्ती उसका समर्थन क्यों करती हैं। मुझे मतलब उन लोगों से जो यहां आकर कहते हैं कि तालिबान ने मानसिक आजादी पाली। मुझे मतलब उन लोगों से जो भारत में बैठ करके तालिबान का गुण गाते हैं। सर वो आतंकवादी हैं। आप ये बीजेपी इस बात को कहने में गुरेज क्यों होता है? सुने सर, आतंकवादी पूरे हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी हैं, यूपी के अंदर आतंकवादी हैं। तो सर यहाँ तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है ना, यहाँ तो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। रोजाना एक आधा आतंकवादी आपको पड़ा हुआ मिलेगा कहीं। इस्लाम के नाम पे लोगों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, तो उसकी क्यों बात करें? तो ऐसा फलस्तीन की बात करना भी बंद कर दीजिए। हिंदुस्तान में औरतों के साथ दुष्कर्म नहीं हो रहा। सड़क पे आ जाते हैं, फलस्तीन में ये हो गया, फलस्तीन में ये हो गया, मुसलमानों को मारा जाएगा, यूरोप में ये हो गया। आप मुझे इतनी बात बताओ, तब याद कल आपके पास नहीं आती है? 15 दिन पुराना रेप याद आ गया, परसों का पूना रेप पता है आपको? कितने लोग हैं उसमें, किनके क्या क्या नाम है? तो ये धर्म जो है हमारे लिए अफगानिस्तान इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो अखंड भारत का हिस्सा है, पहली बात ये याद रख लीजिए। दूसरा, हमारे लिए वसुधैव कुटुंबकम में सारी दुनिया, सारा विश्व एक परिवार है। और अफगानिस्तान में अगर लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है तो एक इंसान होने के नाते, भारतीय होने के नाते मेरे दिल में दर्द होगा और मेरा प्रयास बराबर रहेगा कि उस दर्द को कैसे कम किया जाए। और अफगानिस्तान का हिंदुस्तान के आने से आपका अगर शुगर और बीपी हाई हो गया उसमें मेरा कसूर नहीं है सर। ये ईरान ने जो खराब किया, आप अफगानिस्तान खराब करेगा ये आपको पता नहीं है। आप बैठे हुए किसी गाड़ी में बैठ के गप्पे मारे जा रहे हैं। आपको इतिहास का कुछ एनालिसिस है? आपको इतिहास का क्या पता सर? इतिहास की किताबें जितनी मैंने पढ़ी है ना। अच्छा ठीक है सरम शाह, इस मुद्दे को, इस डिबेट को अकेडमिक बना लेंगे हम लोग और इतिहास की जानकारी भी एक दूसरे की टेस्ट कर लेंगे। मुझे बताइए सरदार आरपी सिंह साहब, बताइए जरा कि अगर जो लोग लोगों के रहनुमा बनते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम एक आवाम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती का नाम शामिल है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला का नाम शामिल है, वो तालिबान की रहनुमाई क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको चाहिए कि वहां शरिया कानून हो? शरिया कानून की क्या सूरत तालिबान के अंदर है? क्या इस बात से नावाकिफ है वो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार आरपी सिंह साहब बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री। धन्यवाद, मैं अपेक्षा करूंगा। सरम शाह, मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास। सर आपकी बारी आएगी, बोलिए। मेरा है एक बात समझिए, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती वो असल में एक चुनाव की रेस में है, वो एक कंपटीशन में है, वोट बैंक की राजनीति चलती है और मेजॉरिटी का मुस्लिम का वोट लेने की इस प्रकार की भाषा बोलते हैं। उनको लगता है कि हम जब शरीयत की बात करेंगे कि शरीयत बहुत अच्छा है और तालिबान बहुत अच्छा है, तो शायद यहाँ पर कश्मीरी मुसलमान हमको वोट देंगे, क्योंकि उनकी गलतफहमी है। वो उनके दिल में जमीन सड़क चुकी है, जमीन वापस पाने की इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करें। याद करिएगा, यही महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 4 लोग नहीं बनेंगे संजय को कांदा देने के लिए। आज उनके घर पे नहीं, कश्मीर के हर घर के ऊपर कश्मीरी भारत का झंडा लहराता है। उसे कहती थी कश्मीर में हालात अफगानिस्तान जैसे हैं। आज समझ रख ली ना बात कैसी कहनी है। फिर अब्दुल्ला क्या कहते थे, चाइना से मदद मांगने से 370 के लिए। तो ये वोट बैंक के लिए कहीं भी जा सकते हैं। अभी हाल में पंचायत चुनाव हुआ, इन्होंने बहिष्कार किया तो समझ लड़की की जिंदगी निकल गई। इन्होंने डीडीसी चुनाव में भागीदारी की, सारे पार्टी की मिलकर 110 सीटें आई, हमारी को अकेले में 76 सीटें आई। तो इनको समझ रखनी है कि हो क्या रहा है। और कश्मीर की बात बताओ ना मैं, कश्मीर में इनकी जमीन सड़ चुकी है। आज कश्मीर का युवक इनके साथ चलने को तैयार नहीं। वो समझ रहा है कि ये सिर्फ हमारे को भड़काकर बचाकर, ये हुर्रियत की भाषा बोलते थे। ये कहते थे हुर्रियत वाले बहुत अच्छे हैं, हुर्रियत यहाँ की एक्चुअल लोग हैं, हुर्रियत को रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, ये लोग बोलते हैं ना। तो बड़ा स्पष्ट है कि ये सिर्फ थोड़ी जमीन के लिए कुछ भी करेंगे। मैं दोनों की आदत है। जी सरदार आरपी सिंह, वापस लौट रहा हूँ। इफरा जान कुछ कहना चाह रही हैं सर, उसके बाद मैं उनके सवाल को लेकर वापस आपके पास में आऊंगा। इफरा जान जी। हिंदुस्तान की सरकार ने कोई बात नहीं करी। वो आए थे
बात करनी, अरे आपको टोका नहीं बेटा, मैंने आपको टोका नहीं ना, मैं अभी आपको जवाब दे रहा हूँ। और आपको बहुत मोहब्बत आ रही है बेटा, आपको बहुत मोहब्बत आ रही है तालिबान के साथ। मैं टिकट देता हूँ। आरपी सिंह साहब, इफरा जान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो कुछ कहना चाह रही हैं सर, उनका जवाब मैं सुनकर उनके सवाल लेकर वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। इफरा जान, थैंक यू। देखिए, पिछले हफ्ते बीजेपी की सरकार ने दोहा में एक मेमोरेंडम तालिबान को सबमिट किया, जिस मेमोरेंडम में उन्होंने वही बातें की है जो अब्दुल्ला साहब ने। आप बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, आपको झूठ बोलने के लिए भेजा जाता है। बात से डर आपको मैं वापस कर रहा हूँ, आपको बहुत मोहब्बत है, मैं हेलीकॉप्टर से आता हूँ, आपको बोलने ही नहीं देते, इनको झूठ बोल रही मैंने झूठ बोल रहे हैं। क्यों डर रहे हैं? मैं आपको नहीं डर, मैं सच्चाई मैं आपका झूठ एक्सपोज कर रहा हूँ। और बेटा आपको बहुत ज्यादा प्यार है ना तालिबान से, मैं टिकट खरा कर देता हूँ, आपको जाइए एक बार देते रहिएगा। बच्चे किसी ने थोड़े बच्चे को बताइएगा। ऐसी बदतमीजी तो मैं नहीं कर पाऊंगी यार, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। बदतमीजी नहीं है, मैं तो आपको हकीकत नहीं आरपी सिंह साहब एक काम करते हैं, इफरा जान अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद काउंटर लेने के बाद मैं आपकी बात आ जाऊंगा सर, उनकी बात कम से कम सुन लें। थैंक यू। पिछले हफ्ते बीजेपी की जो सरकार है उसने एम्बेसडर मित्तर के हाथ तालिबान को एक मेमोरेंडम सबमिट करवाया। नहीं एक सेकंड इफरा जान मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सरदार आरपी सिंह जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। इफरा जान नहीं आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन पहले टॉपिक पे हम लोग रहते हैं। विषय ये नहीं कि तालिबान क्या कर रहा है, विषय ये नहीं है कि तालिबान में कैसी सरकार चल रही है, विषय हमारा ये है कि तालिबान के अंदर जो तालिबान ने जो शरिया कानून चला रखा है, महबूबा मुफ्ती समेत बाकी नेता उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं, वो तालिबान का गुणगान क्यों कर रहे हैं, सवाल मेरा ये है इफरा जान। मुझे अपना पॉइंट रखने दीजिए। नहीं अपना पॉइंट आप रखिए, लेकिन मुद्दे पे तो रखिए, ये भाषण का मंच थोड़ी ना है। आप सवालों का जवाब देने मैडम आइए यहाँ पर, सवालों का जवाब दे दीजिए। आपको डर क्यों लग रहा है अगर मैं बोलती हूँ कुछ? बोलने दीजिए। अगर आप देखिए नहीं इफरा जान, वो जमात अलग है हिंदुस्तान के अंदर, जिनको हिंदुस्तान में डर लगता है, मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे अपने देश में डर नहीं लगता। इफरा जान वो जमात अलग है हिंदुस्तान के अंदर, जिनको देश में डर लगता है, मैं उस जमात का हिस्सा नहीं हूँ। मुझे खाली ये बताइए कि महबूबा मुफ्ती तालिबान के कसीदे क्यों पढ़ रही हैं? अगर 30 सेकंड मिल जाएंगे तो मैं अपनी बात रख पाऊंगी। नहीं आप मुझे बता दीजिए कि महबूबा मुफ्ती तालिबान के कसीदे क्यों पढ़ रही हैं? मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन हूँ, पहले जनरल नॉलेज ठीक करके आइए। बिल्कुल, लेकिन गुपकार गैंग के हिस्सा दोनों हैं। गुपकार गैंग में महबूबा मुफ्ती भी हैं और फारूक अब्दुल्ला भी हैं। आइडियोलॉजी आपकी मैच करती होगी तभी तो साथ है ना। गुपकार गैंग की आइडियोलॉजी मैच करती होगी तभी तो साथ है ना। हेलो बीजेपी गैंग के एंकर, चुप करो। गुपकार के जो अलायंस है ना, उसको हम सबने सपोर्ट किया है। हाँ यही मैं भी कह रहा हूँ, यही मैं भी कह रहा हूँ मैडम। गैंग की प्रवक्ता ही करना बंद करो। आपने क्यों रखा है इनको एंकर? जो आप क्यों लाते हैं बीजेपी की स्पोक्स पर्सन को? जब देखिए बहुत आसान है इफरा जान, बहुत आसान है कि अगर जवाब ना बन पाए तो आप कोई भी आरोप लगा दीजिए, हक है आपका। मेरा सवाल मैम आपसे ये है, मेरा सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आज की तारीख में तालिबान का गुणगान करने वाले नेता यहाँ क्यों हैं? हाँ। मुझे एक वजह बताइए कि तालिबान का गुणगान क्यों किया जाना चाहिए? सुन लीजिए ना। हाँ बताइए। लगातार बोलेंगे तो कैसे सुनेंगे? पहली बात, तालिबान का गुणगान कर कौन रहा है? तालिबान का गुणगान पिछले हफ्ते दोहा में हमारी सरकार ने किया, जब हम लोगों ने उनको एक मेमोरेंडम सबमिट किया जिसमें हमने कहा देखिए ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, महिलाओं के राइट्स को रिस्पेक्ट कीजिए और फॉरेन रिलेशंस को रिस्पेक्ट कीजिए। अगर तालिबान का गुणगान करना कहते हैं तो कह रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब तालिबान का गुणगान कर रहे हैं, यही चीजों तो बीजेपी की सरकार कर रही है। सामने एक चेहरा लाते हैं, पीछे से धूरी नीति करते हैं। ठीक है इफरा जान, जवाब नहीं दे रही हैं आप। एजेंडा बिल्डिंग करना चाहेंगे तो आप चाहे कोई भी आरोप लगाए, यहाँ आपको एजेंडा बिल्डिंग की इजाजत नहीं मिलेगी। सरदार आरपी सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूँ वकार भाटी आपके पास। सरदार आरपी सिंह बताइए। नहीं मुझे सीधा कहना झूठ बोल रही है। हमने कोई मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने उनके सरकार बनने से पहले उनके किसी नुमाइंदे ने हमारे किसी विरोधी से बात करने की कोशिश की, उसमें हमारे लोगों से ठीक है बात कर सकते हैं, परंतु हमारे साथ तो मेमोरेंडम नहीं किया। पहली बार थोड़ा स्पष्ट समझे। एक बात
दूसरी बात इफ्रा जहान आपको होगी पूरी बात आप ये बताइए आपको शरीयत अच्छा लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी लगती है? आपके नेता सबसे शरीयत का गुणगान क्यों कर रहे हैं? हिंदुस्तान में तो डेमोक्रेसी की बात करेंगे उनके साथ बिरयानी खाते हैं और सामने आके कहते हैं कि तालिबान की सपोर्टर है मुसलमान लोग हैं। तालिबान से तो गले एक सेकंड इफ्रा जान, एक सेकंड सरदार आरपी सिंह, मैं वापस लौट रहा हूं आपकी बात। इफ्रा जान, मैं आपकी बात को बार बार करेक्ट कर रहा हूं, बाकी मेहमानों की भी की थी कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश ना कीजिए। किसी एक नेता से सवाल इसलिए नहीं पूछा गया कि वो हिंदू है या मुसलमान है, वो पूछा इसलिए गया कि आपकी जो सोच है उस सोच को लेकर के सवाल आपसे किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा। तो मेरे तमाम मेहमानों से दरख्वास्त ये है कि कृपया इस चर्चा को आप डेविएट करने की कोशिश ना करें। ये धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि नेताओं की सोच से जुड़ी हुई है कि उनकी सरपरस्ती किस तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ है, लोकतंत्र की तरफ है या फिर शरिया की तरफ है। इस पर सवाल है। मेरा सवाल वकार भाटी अब आपसे है कि अगर लोकतांत्रिक देश में आप रहते हैं तो फिर शरिया से प्यार क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि आप जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र है तो गिलानी साहब को आखिरी रस्म आपने तक नहीं करने दी, जनाजा अदा नहीं करने दिया, और अभी तक अब सबसे ताजिश करने तक नहीं जाने देते। कब्र से भी डर लगता है। ये देखिए इनका प्यार देखिए, ड्रामा मत कीजिए प्लीज। जो इस चीज को स्टॉप कीजिएगा, स्टॉप, ठीक है? क्योंकि एक जम्मू कश्मीर में एक पुलिस वाला घर से बाहर नहीं निकलने देता, फोन इंटरनेट कर दी थी। उनके लिए ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे उनको जो है नहीं, उनको बोलने दीजिए सर। मैं बाकी मेहमानों के पास भी वापस आ रहा हूँ। उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है, वो चाहे गलत हो चाहे सही हो, सर उनको पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है। उनको पहले बोलने दीजिए, बाद में काउंटर कीजिएगा। जी वकार भाटी। मैं वही बोल रहा हूँ सर, लोकतंत्र में ना क्या होता है ना, लोकतंत्र में जीने की भी आजादी होती है और यहाँ तक के राइट टू डेथ भी है। आप क्या कर रहे हैं सर? गिलानी साहब एक जम्मू कश्मीर के एक बुजुर्ग नेता रहे, वो जो असेंबली में भी रह चुके हैं। आपने उनके साथ क्या किया है? आपने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ उस दिन क्या किया है? हम अगर दूसरों को आईना देखते हैं ना, आईना पहले हमें खुद भी देखना चाहिए। हम खुद को आईने में नहीं देख रहे हैं, बट हम तालिबान अफगानिस्तान को जरूर देख रहे हैं। खुद का आईना देखते हैं हम कश्मीर में क्या कर रहे हैं। खुद देखते हैं कि कश्मीर में हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच की क्या हत्या की हुई है, फ्रीडम ऑफ डेथ की क्या किया हुआ है। हमने हर चीज के बारे में कश्मीरियों की जबान लगाम लगा के रखी है। वो फेसबुक पे जबान तो लगा कि आप तो बोले जा रहे हैं। हो नहीं सकते, हर चीज में बैन, हर चीज में पाबंदी। मुझे लगता है वकार भाटी आपके सामने जो पिक्चर पोर्ट्रे की गई है सर कश्मीर की, वो बहुत अलग है। कम से कम 370 हटने के बाद मैं कम से कम 15 से 18 दफा कश्मीर गया हूं और किसी होटल में न रुक के लोगों के बीच में रुका हूं। मुझे एक तस्वीर ऐसी नजर नहीं आई थी जहां पर के लोगों की जबान के ऊपर लगाम लगाई गई हो। मैं अपनी बात बता रहा हूं सर, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मेरे साथ अमित रैना भी हैं, कश्मीरी हैं। अमित रैना है क्या ऐसा? और 30 साल से 32 साल ये देखिए, क्या पता कश्मीर, ये देखिए खुले आम जहर उगल रहे हैं देश के खिलाफ, खुले आम बोले जा रहे हैं सबके खिलाफ और कह रहे हैं कश्मीर में ताला लगा हुआ है। ऐसा ताला लगा हुआ है कि जहां आप एक आतंकवादी को साहब बोल रहे हैं। ये तो वकार भट्टी साहब, ये तो हिंदुस्तान है। शुक्र मानिए कि गिलानी को कम से कम जनाजा किया गया, उसकी फैमिली को अलाउ किया गया, एक इज्जत से जनाजा हुआ। नहीं तो दूसरे देशों में तो आतंकवादियों की लाशों को नदियों में और समुद्रों में फेंक देते हैं। तो ये बड़प्पन मानिए जम्मू कश्मीर पुलिस का, जम्मू कश्मीर सरकार का और भारत सरकार का कि एक आतंकवादी जिसने 30 साल कश्मीर की ऐसी हालत करी, कश्मीर में शरिया लाना चाहता था, असली शरिया, जिसके कारण सवाल तो सही है ना कि शरिया चाहिए क्यों? लोकतांत्रिक देश में जहां आपको सब कुछ करने की आजादी मिल रही है, जहां अपने बड़े बड़े रजवाड़े अपने स्थापित कर लिए, वहां भी आपको शरिया चाहिए क्यों? मैं चर्चा पर वापस हटूं सर। इसी बीच में एक अपडेट दर्शकों को पहुंचा देते हैं कि पीएम मोदी की अगुवाई में अब से कुछ ही देर में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू होगा। बैठक में ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे। तालिबान सरकार और आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और जैसे ही वो सम्मेलन शुरू होगा प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को सबसे पहले टाइम्स नाउ भारत पर हम लोग दिखाएंगे।